નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને હું છું લુબના ખાન। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મહારાષ્ટ્રથી। સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે રાજ્યપાલને પત્ર લખશે। સૂત્રો દ્વારા માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે તો સરકાર ભંગ કરવાની ભલામણ કરી શકે છે। મંત્રીમંડળની બેઠકમાં લેવાઈ શકે છે મોટો નિર્ણય। તો મંત્રીમંડળનો ભંગ કરવાનો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે। સૂત્રો દ્વારા આ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। રાજ્યપાલને સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે પત્ર લખશે। तो महाराष्ट्र में सरकार ने लईने जेवी रीते संकट चाली रह्युं छे त्यारे तमामनी वच्चे सांजे एक महत्वपूर्ण बैठक पण मळवानी छे अने मंत्रीमंडळनी आ बैठकमां मोटो निर्णय लेवाई शके छे। मंत्रीमंडळ भंग करवानो निर्णय लेवाय तेवी पूरेपूरी संभावना सूत्रों द्वारा माहिती प्राप्त थई रही छे। तो शुं महाराष्ट्र विधानसभा भंग थशे के केम ते तमाम जानकारी सांजे थनारी बैठक बाद वधु जानकारी मळी शकशे। ज्यारे आ निर्णय लेवामां आवशे अत्यारे सूरतथी धारासभ्यो गुवाहाटीमां शिफ्ट करवामां आव्या छे। शिंदेनो 46 एमएलएनो समर्थननो दावो अने उद्धव ठाकरे माटे ज्यारे संकटना समाचार छे त्यारे सरकार भंग करवानी भलामणनी माहिती सामे આવી રહી છે। महाराष्ट्र संकट अंगे सूत्रोना हवालेथी मोटी खबर। सीएम उद्धव ठाकरे राजीनामું આપી શકે છે। मुख्यमंत्री पदेथी उद्धव राजीनामું આપી શકે છે। सूत्रों द्वारा माहिती प्राप्त થઈ રહી છે। तो शिवसेनाना एमपी एमएलए साथे चर्चा बाद निर्णय लेवामां आवशे। बपोरे 1 वागे केबिनेटनी बैठक बोलाववामां आवी छे अने आ बैठक बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेवामां आवी शके छे के उद्धव ठाकरे हवे शुं करे छे। सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा मोटी जाहेरात करवामां आवशे परंतु ते जाहेरात शुं हशे तेना पर सौ कोईनी नजर छे त्यारे ते राजीनामुं आपे तेवी संभावना हाल जोवा मळी रही छे। तो एमपी एमएलए साथे चर्चा बाद तेओ निर्णय लेशे। सीएम उद्धव ठाकरे शुं जाहेरात करे छे तेनी जानकारी बपोरे 1 वागेनी केबिनेटनी बैठक बाद सामे आवशे के शुं महाराष्ट्र विधानसभा भंग थाय छे के केम। कारण के महाराष्ट्र संकट पर छे। जे सरकारनी अत्यारे बचाववानी जे कवायत हती ते तमाम जग्याएथी निष्फळ निवडी रही होय तेवुं हाल लागी रह्युं छे। जे बाद उद्धव ठाकरे सीएम पदेथी राजीनामुं आपे तेवी संभावना छे ते माहिती सूत्रों द्वारा प्राप्त थई रही छे। बपोरे 1 वागे तेमणे केबिनेटनी बैठक बोलावी छे। आ बैठकमां तमामने हाजर रहेवानुं सूचन। महाराष्ट्र संकट अंगे सूत्रोना हवालेथी आ खबर सामे आवी रही छे। तो मुंबईथी वसीम अंसारी लाइव जोड़ाया छे वधु माहिती आपवा माटे। वसीम, खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसी जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस जानकारी में कितना सच? देखिए, आज की जो कैबिनेट है बहुत ही अहम कैबिनेट होगी। दोपहर 1 बजे कैबिनेट होगी। इससे एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। जिस तरह से संख्या बल शिवसेना के कम होते हुए नजर आ रहे, महाविकास आघाड़ी अल्पमत की सरकार बनती नजर आ रही है, तो ऐसे वक्त में एक कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है कि सरकार बर्खास्ती की सिफारिश वो राज्यपाल से कर सकते हैं। उसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे एक पत्र के जरिए इस बात से उल्लेख उनकी जानकारी दे सकते हैं। इसकी वजह यह है कि खुद जो गवर्नर है वो क्वारंटाइन कोरोना से संक्रमित हैं और वो अस्पताल में है, तो ऐसे वक्त में उनको पत्र लिख के इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या उनकी इस मांग को, उनके इस पत्र को एक्सेप्ट कर पाती है, गवर्नर से मानते हैं या नहीं मानती है, ये सबसे अहम होगा। क्योंकि बर्खास्त करने के बाद अगर वो सेकंड ऑप्शंस के लिए बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आप सरकार बनाना चाहेंगे, तब वो हाँ कहते हैं तो उसके बाद सरकार बनाई जा सकती है। अगर वो ना कह देंगे तो हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है और राष्ट्रपति शासन लागू होने के 6 महीने के बाद भीतर ही इलेक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये तब का प्रोसेस है। फिलहाल तो ये कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से सरकार, अगर अल्पमत की सरकार होती है, अल्पमत की सरकार के अंदर अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो गवर्नर उनसे इस्तीफा ले सकता है। ये भी एक प्रावधान है। और जो आंकड़े बयां कर रहे हैं वो इस पे गौर करें तो शिवसेना के पास काफ़ी कम विधायक बचे हैं। तो ऐसे वक्त में शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे अपना फैसला लेते हुए आज वो इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। ये जो कैबिनेट होगी, इस कैबिनेट पे बड़ा फैसला लिया जा सकता है, मंत्रियों से चर्चा की जा सकती है। साथ ही जो दोपहर में बैठक होगी शरद पवार के साथ, एक कमलनाथ के साथ, उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। अभी उनके जो शिवसेना के जो दूसरे नेता है अनिल देसाई, अनिल परब, इनके साथ शिवसेना के उद्धव ठाकरे की बैठक चल रही है वर्षा बंगलो पे, और एक रणनीति तय की जा रही है कि किस तरह से वो इस्तीफा दे या फिर सरकार बर्खास्त करे, फिर से चुनाव की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है कि फिर से चुनाव होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये बर्खास्त होती है तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ये अगला प्रोसेस है। लेकिन फिलहाल सभी की नज़रें टिकी हुई है कि उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं। जी
बिल्कुल वसीम, वर्षा में कह सकते हैं कि अभी जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है और शिवसेना के लिए ये कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन घड़ी है। इस बीच औरंगाबाद में शिवसेना के जो धारासभ्य है वो प्रदर्शन कर रहे थे और काफी भावुक हो गए, ऐसा भी सामने आया है, ऐसे भी दृश्य सामने आए हैं। इस वक्त कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल घड़ी शिवसेना के लिए, साथ साथ शिव सैनिकों के लिए। इस वक्त तो उद्धव ठाकरे के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है, क्योंकि इस वक्त उनके सामने दो चुनौती है, एक तो सरकार बचाना, दूसरी शिवसेना बचाना, और यहाँ पे वो दोनों में विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार में अल्पमत की सरकार होती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से जो विधायकों की जो संख्या है वो एकनाथ शिंदे के साथ जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी पे भी वो क्लेम कर सकते हैं कि शिवसेना ये है, ऐसी भी एक चीज़ें सामने आ सकती है। तो अब उनके लिए मुश्किलों का दौर शुरू है। और जहाँ तक लोगों की बात करें तो कई बड़े नेता जब उनके साथ है और कई जगह पे जो आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पे थोड़े से भावनात्मक आंदोलन ज़रूर हो रहे हैं, क्योंकि शिव सैनिकों में इस बात को अब तक हजम नहीं कर पाए कि एकनाथ शिंदे जो सालों तक कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए संकट मोचन थे, अब उन्हीं की वजह से आज पार्टी खत्म होने के कगार पे नज़र आ रही है, सरकार गिरने के कगार पे नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं भावनाओं से ज़रूर जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्शन का हमेशा रिएक्शन देखने को मिला है शिवसेना की तरफ से। अब जिस तरह से मनाने की कोशिश एकनाथ शिंदे की जा रही थी, अब वो नहीं मानते हैं तो आगे की प्लानिंग क्या होगी। लेकिन ये दौर खास करके उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी मुश्किल भरा दौर है। और ऐसे में जब वो पिछले कुछ दिनों से बीमार भी थे, उसके बाद वो कमबैक करते हैं, सरकारी कामकाज में इंटरफेयर करते हैं, उसका शुरुआत करते हैं। और जिस तरह से एमएलसी के चुनाव हुआ था, एक दिन पहले ही उन्होंने अपने नेताओं के बीच में कहा था कि अब हमारे बीच में कोई गद्दार नहीं बचा, और महज 24 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे इस पूरी पार्टी के इतने विधायकों को लेकर चले जाते। तो एक बड़ा सदमा भी है खास करके उद्धव ठाकरे के लिए। अब इस पूरे रणनीति कैसे तय करते हैं, किस तरह से निकालते हैं और आगे किस तरह से अपने वजूद को बचाए रखते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम है, हो सकता है कि देर शाम तक या दोपहर के बाद एक बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा सकता है। जी बिल्कुल वसीम, महाराष्ट्र में विधानसभा भंग हो जाए ऐसी पूरी अभी संभावना है, वो दिख रही है। क्या लग रहा है सूत्रों से जो अलग अलग जानकारियां प्राप्त हो रही है, ये जो बैठक है, इस बैठक के बाद प्रैक्टिकली, थ्योरिकली और राजकीय गणित अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे क्या कर सकते हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी प्रयास है कि किसी तरह से पहले शिवसेना बचाई जाए, दूसरा इस तरह से सरकार में किसी तरह की कोई बदनामी ना हो उसका भी ख्याल रखते हुए इनकी कोशिश ये होगी कि एक बर्खास्त का जो लेटर है सरकार बर्खास्त करने का, वो खुद अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से मंत्रिमंडल की तरफ से राज्यपाल को सौंपें, ताकि ये बताया जा सके कि अल्पमत होने के बाद हमने इस्तीफा दिया है। अगर अल्पमत होने के बाद ये इस्तीफा नहीं देते तो एक प्रावधान ये है कि राज्यपाल उनसे इस्तीफा मांग सकता है। और साथ ही दूसरा प्रोसेस है, अगर बर्खास्त पे उनको सरकार बर्खास्त करना है, ये राज्यपाल का निर्णय होगा। अगर उनको लगता है कि सरकार बर्खास्त करना चाहिए, फिर से चुनाव करना चाहिए, तो एक प्रोसेस वो होगा कि बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होगा, उसके 6 महीने के बाद जो नॉर्मल चुनाव होते हैं उसी हिसाब से चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नज़र यहाँ पे आना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी यहाँ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, 106 विधायक उनके थे। तो ऐसे वक्त में देवेंद्र फडणवीस को बुलाया जाएगा, देवेंद्र फडणवीस से पूछा जाएगा कि इस तरह की नौबत है, अगर वो कहते हैं कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, दावा करते हैं, तो उन्हें मौका दिया जाएगा। अगर देवेंद्र फडणवीस से कहते हैं कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, तो चुनाव की तरफ जाता है। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि फिर से दोबारा चुनाव होंगे, इस तरह की जो कयास लगाया जा रहा है इसमें काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। और जिस तरह से बीजेपी की लगातार बैठकों का दौर सिलसिला शुरू है और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व है उनकी बारीकी से नज़र बनी हुई है, तो ये कहना मुश्किल है कि वो बर्खास्त होने के बाद वो चुनाव के सामने जाएंगी। पूरी तरीके से बीजेपी इस बात को लेकर तैयार भी है। उन्होंने अपने विधायकों को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सभी विधायकों को आदेश भी दे दिया, जब भी कहा जाएगा मुंबई पहुँच है, सभी को टच में लेने की कोशिश की कह दिया गया है। और जो अपोजिशंस में कभी सत्ता में रहने के बाद जो अपोजिशन से दूरियां बना के रखे थे इंडिपेंडेंट एमएलए ने, वो भी अब बीजेपी के पास आना शुरू हो चुका है। तो कई जो विधायक हैं उन्हें बाकायदा फिर से असम की तरफ भेजा जा रहा है और वहाँ पे उनके साथ एक लिस्ट बनाई जा रही है कि कितने शिवसेना के विधायक हैं, कितने इंडिपेंडेंट विधायक हैं और कितनी छोटी पार्टियों के नेता उनके साथ जुड़े। उन सब का एक पत्र बनाया जाएगा। उसके बाद वो राज्य सरकार को, गवर्नर को भेजा जाएगा कि अब इनके हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। तब जाके कहीं ना कहीं बात का खुलासा हो पाएगा कि सरकार अब अल्पमत की सरकार हो चुकी है और इसके बाद का जो निर्णय है वो गवर्नर को लेना होगा। जी
बिल्कुल वसीम, किसी भी पार्टी के साथ जब ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर अगर कोई धारासभ्य या बड़े नेता होते हैं उनमें असंतुष्टि होती तो खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ता है। और शिवसेना एक ऐसी पार्टी रह चुकी है जिसका महाराष्ट्र में दबदबा है। एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता रह चुके हैं कि जो बहुत ही भरोसे के नेता कहलाते थे। उद्धव ठाकरे के भी बहुत ही करीबी उन्हें माना जाता था। उनका कहना था कि शिवसेना के जो लोग हैं उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, साथ में हिंदुत्व का मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना अलग हो रही है। क्या सिर्फ ये एक ही मुद्दा है, सिर्फ एक ही रीजन है कि जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे जो बहुत ही वफादार कहे जाते थे उन्होंने किनारा कर लिया शिवसेना से? दिन से लेकर आज तक कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही थी एकनाथ शिंदे के बीच में और शिवसेना के बीच में। मैं आपको याद दिलाऊं, जब भी सरकार बन रही थी उस दौरान बीजेपी की तरफ से अभी उन्हें एक बार ऑफर भी दिया गया था कि उनके पास 20 विधायक उस वक्त उनके समर्थन में मौजूद थे कि आप हमारे साथ आए। लेकिन एक जो सूत्र बता रहे एकनाथ शिंदे ने उस वक्त मना कर दिया था कि वो शिवसेना छोड़कर नहीं जाएंगे और जो उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे उसी के आधार पर। तो इस तरह का उन्होंने उस वक्त भी पेशकश ठुकराई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एक रणनीति उन्होंने बनाकर पार्टी से अलग हुए तो कहीं ना कहीं नाराज़गी सबसे बड़ी नाराज़गी थी। जिस तरह से पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनका इंटरफेयर शुरू हो चुका था, कहीं ना कहीं पार्टी के जो कामकाज से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था। जिस तरह से वो एक विधानसभा के गठ नेता होने के बावजूद भी उन्हें इस जिम्मेदारी नहीं दी गई थी कि एमएलसी के चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से विधायकों को जोड़ना है और जाके वोटिंग करना है। ये जिम्मेदारी संजय राउत को दे दी जाती। एक ये भी मुद्दा था। जिस तरह से आदित्य ठाकरे का कद लगातार पार्टी में बढ़ता जा रहा था, उनके कामकाज का जो तरीका था उसे लेकर जिस तरह से इंटरफेयर किए जा रहे थे उसे लेकर भी वो नाराज़ नज़र आ रहे थे। ये नाराज़गी की खबरें अक्सर आती रही है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं इस बात की सफाई भी दी गई कि कोई नाराज़गी नहीं है। कई बार उनकी बैठक भी हुई उद्धव ठाकरे के साथ, बैठकों में उन्हें मनाया भी गया था। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों सालों से लगातार चल रहा था। यही वजह कि एक रणनीति के तहत इस पूरे मामले को एक पार्टी से निकल। वसीम, आपके पास से ज्यादा जानकारी लेंगे। जो हमारी विचारधारा है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसको लेकर बात होगी। सत्ता आज देखिए, कोई परमानेंट सत्ता तो किसी के हाथ में होती नहीं है। जिस तरह से सत्ता का खेल होता है, परिवर्तन होता है, तो आज तो यही है कि किसके पास में किस नंबर है ये हम भी मीडिया से सुन रहे। अब आने वाले स्थिति में जब ये कल में ये चित्र स्पष्ट हो जाएगा। पर एक हम बताएंगे कि कांग्रेस के पूरे एमएलए इंटैक्ट है, एक है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। 44 के 44 हम लोग साथ हैं। शिवसेना के साथ हैं आप? शिवसेना के महाविकास आघाडी के साथ में हम लोग हैं। मराठी संघात कॅबिनेट बैठकीत आता विधानसभा बरखास्तीचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो का? काँग्रेस તો જેવી રીતે મહારાષ્ટ્ર સરકારને લઈને અત્યારે જે પડપડની માહિતી અમે આપ સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે, સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે રાજીનામું આપી શકે છે તેવી હાલ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। થોડીક જ વારમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે મોટી જાહેરાત કરી શકે છે। 1 વાગે તેમના દ્વારા એક બેઠક બોલાવવામાં આવી છે જેમાં તમામ લોકોને હાજર રહેવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે। વસીમ અમારી સાથે જોડાયેલા છે, મુંબઈથી પડપડની માહિતી તેઓ આપી રહ્યા છે। वसीम, एक बात ये भी कही गई थी कि राजस्थान और एमपी का जो पैटर्न रहा वो महाराष्ट्र में भी दोहराया जा रहा है। शिवसेना द्वारा भी कहा गया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? देखिए, पिछले जब एकनाथ शिंदे की नाराज़गी बाहर आई और वो यहाँ से चले गए महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात, उसके बाद उस दौरान इस बात पे भी जोर दिया कि जो राजस्थान और एमपी में हुआ और वहाँ पे जिस तरह से सरकार ने अपनी करवट बदली और उसके बाद बीजेपी ने वहाँ पे सत्ता हासिल की, तो उसी का कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश संजय राउत और शिवसेना की तरफ से की जा रही है कि किस तरह से सरकार गिराने में हमेशा माहिर रही है बीजेपी और तोड़ने की कोशिश की लोगों को, और उसका ही नज़ारा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और वो इस बात पे भी दावा करते कि सरकार को किसी भी हाल में बचा लिया जाएगा। लेकिन जो नंबर्स हैं वो नंबर साफ तौर पर यह बयां कर रहे हैं कि इस वक्त सरकार बचाना काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बयां कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर तीनों पार्टी एकजुट भी हो जाती है या फिर जो छोटी पार्टियां हैं वो उनका समर्थन भी देती है, तो जो एक आंकड़े बहुमत के लिए चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पिछले चुनाव में सामने आई थी, और उसके बाद जिस तरह से दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से कि
46 विधायक उनके साथ है, तो ये दोनों के गठबंधन से एक मजबूत सरकार साफ तौर पे दिखाई दे सकती है। इस बात पर भी यहाँ पे जोर दिया जा रहा है और जो एक पूरी रणनीति के तहत बीजेपी और के तरफ से इस पे नज़र बना के रखी हुई कि एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अभी असम में बैठक कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ बैठक करने के वो मुंबई की तरफ रवाना होंगे। जब वो मुंबई पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचने का तो क्या कदम उठाते हैं, राज्यपाल से मिलके अपने लेटर समर्थन का देते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे सरकार पे भरोसा नहीं है क्योंकि सारे विधायक उनके साथ हैं, अल्पमत की सरकार हो जाती है। तो ये रणनीति का एक हिस्सा है और हो सकता है कि दोपहर के बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए और आना ही पड़ेगा उन्हें गवर्नर से मुलाकात करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, तो आ सकते हैं। जहाँ तक सीएम उद्धव ठाकरे की बात करें तो आज की जो कैबिनेट है दोपहर 1 बजे मंत्रालय में होने वाली है। इस कैबिनेट में सबसे पहली प्राथमिकता इनकी होगी कि वो पहले इस बात पर जोर देंगे कि कितने मंत्री उनके साथ पहुँचे हुए हैं और उसके साथ उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा और एक प्रस्ताव बनाने की कोशिश की जाएगी। कमलनाथ તેમનું નિવેદન આપી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया झारखंड में, उन्होंने मध्य प्रदेश में की, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रही। हमारे 44 में से 41 एमएलए अभी यहाँ थे, 3 रास्ते में हैं क्योंकि मुझे एक दूसरी मीटिंग में शरद पवार जी के यहाँ जाना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी से भी मीटिंग थी पर उनको कोविड पॉजिटिव हो गया, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलने जा रहा। सरकार बर्खास्त क्यों हो रही है? मुझे पूरा विश्वास है कि कैबिनेट ऐसा डिसीजन लेगी जो सबके हित में है, जो आज विधायकों के हित में है। विधायकों से सलाह करके ये फैसला किया जाएगा, पर मेरे जो नॉलेज में कोई ऐसी बात भंग करने की नहीं हो रही। તો કમલનાથ દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે કે તેઓ ઉદ્ધવ ઠાકરેને મળવા માટે જઈ રહ્યા હતા પરંતુ મળી ન શક્યા કારણ કે તેઓ કોવિડ પોઝિટિવ આવ્યા છે અને જે પ્રકારની રાજનીતિ અત્યારે થઈ રહી છે, જે પેટર્ન મધ્યપ્રદેશમાં કરવામાં આવ્યો હતો તે જ પેટર્ન મહારાષ્ટ્રમાં પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે। કાલ પછી પરમ દિવસ પણ આવશે તેવું કમલનાથે કહ્યું છે। ઉદ્ધવ ઠાકરે કોરોના પોઝિટિવ આવ્યાની જાણકારી પણ કમલનાથે આપી છે। તેઓ તેમને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા પરંતુ તે કોવિડ પોઝિટિવ હોવાને કારણે તે મળી શક્યા ન હતા। સાથે તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે કાલ બાદ પરમ દિવસ આવે છે એટલે શિવસેના જે છે તે ઉદ્ધવ ઠાકરેની આગેવાનીમાં સારા દિવસો પણ જોશે। પરંતુ સત્ય એ પણ કે અત્યારે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં જે ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે તે અંગે હવે શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર। આ તમામની વચ્ચે કમલનાથ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે ઉદ્ધવ ઠાકરે કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે। તો મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે। તમામની વચ્ચે ઉદ્ધવ ઠાકરે કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે। તેમની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક પણ બપોરે મળવાની હતી પરંતુ હવે આગામી રણનીતિ શું થશે તે સમય જ બતાવશે। તો કાલ પછી પરમ દિવસ પણ આવશે તેવું કમલનાથ કહી રહ્યા છે। કમલનાથ ઉદ્ધવ ઠાકરેને મળવા જઈ રહ્યા હતા પરંતુ તે સમયે માહિતી સામે આવી કે ઉદ્ધવ ઠાકરે કોરોના પોઝિટિવ આવી ચૂક્યા છે જેના કારણે કમલનાથ તેમને મળી શક્યા ન હતા। સાથે તેઓ શરદ પવારને પણ મળવા જશે તેવી વાત કમલનાથ દ્વારા કહેવામાં આવી છે। કમલનાથે એ પણ કહ્યું કે જેવી રીતે રાજકારણ ચાલી રહ્યું છે, પાર્ટીની જે ઉથલપુથલ છે તેની પાછળનું કારણ શક્તિ છે। જે શક્તિની સાથે મધ્યપ્રદેશમાં જે પેટર્નની સાથે સત્તા બદલવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો તે જ પ્રયાસ મહારાષ્ટ્રમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે। પરંતુ મને આશા છે કે મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેની આગેવાનીમાં સારા દિવસો પણ આવશે। તો મહારાષ્ટ્રના વધુ એક એમએલએ નોટ રીચેબલ હોવાની પણ માહિતી અત્યારે સામે આવી રહી છે। નાંદેડના એમએલએ બાલાજી કલ્યાણકર સંપર્ક વિહોણા થયા છે। સવારથી વધુ એક ધારાસભ્ય સંપર્ક વિહોણા થયા છે।
ગઈકાલથી મહારાષ્ટ્રનું રાજકારણ જેવી રીતે ગરમાઈ રહ્યું છે, એક બાદ એક જે એમએલએ છે તે સંપર્ક વિહોણા થઈ રહ્યા છે, ત્યારે હવે નાંદેડના એમએલએ બાલાજી સંપર્ક વિહોણા થઈ ચૂક્યા છે. તેમનો ફોન સતત નોટ રીચેબલ આવી રહ્યો છે. શિંદેના સમર્થક ધારાસભ્યોમાં ફરી એકવાર વધારો કહી શકાય. નાંદેડ એમએલએ બાલાજી કલ્યાણકર સંપર્ક વિહોણા થઈ ચૂક્યા છે. સવારથી તેમનો સંપર્ક કરવામાં પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ તેમનો ફોન નોટ રીચેબલ. તો શિંદે દ્વારા જેવી રીતે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમના જે સમર્થકો છે તે વધી રહ્યા છે, અને તે બાદ એક શિવસેનાના જે સમર્થકો છે તે પણ સંપર્ક વિહોણા થઈ રહ્યા છે. વધુ એક સંપર્ક વિહોણા થયા છે શિંદેના સમર્થક કહી શકાય. એક એમએલએ બાલાજી કલ્યાણકર સંપર્ક વિહોણા થઈ ચૂક્યા છે. સવારથી તેમનો ફોન નોટ રીચેબલ આવી રહ્યો છે. તો મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં જેવી રીતે હવે જે સરકાર છે, મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા છે, તે ભંગ થવાને આરે છે, અને તે તમામની વચ્ચે એક બાદ એક શિવસેનાના ધારાસભ્યો શિવસેનાનો હાથ છોડી રહ્યા હોય તેવું અહીંયા લાગી રહ્યું છે. સુરતથી જે તમામ ધારાસભ્યો હતા તે ગુવાહાટી શિફ્ટ થઈ ચૂક્યા છે, અને આજે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક ઉદ્ધવ ઠાકરેની જે મળવાની હતી તે બેઠક હવે મળશે કે કેમ તેના પર સવાલો. ये जो आमदार चुन के आए हैं, इनको सब शिव सैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने, वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है. आज उन्होंने उनकी निष्ठा बीत दी है. उन्होंने इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं. इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकल पट्टी की जाए. इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं. आज एक शिव सैनिक उनसे ज्यादा श्रीमंत हो गए, उनसे ज्यादा धनवान हो गए. તો મહારાષ્ટ્રના રાજકીય સંકટની પડપડની માહિતી આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. વેલકમ બેક. તો મહારાષ્ટ્રમાં જે રાજકીય ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે તે તમામની વચ્ચે ઉદ્ધવ સરકાર શું કરશે તે અંગે મહત્વનો નિર્ણય લેવાનો હતો. 1 વાગે મહત્વપૂર્ણ બેઠક હતી, પરંતુ હવે જાણકારી સામે આવી રહી છે કે ઉદ્ધવ ઠાકરે કોરોના પોઝિટિવ થયા છે. મહારાષ્ટ્રના સીએમ કોરોના પોઝિટિવ થયા છે. શું મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ભંગ થશે કે કેમ તે અંગેનો નિર્ણય જે છે તે ઉદ્ધવની જાહેરાત પર નિર્ભર કરે છે, પરંતુ હવે તે કોવિડ પોઝિટિવ થયા છે. हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं. कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एमबीए सरकार को सपोर्ट कर रही है. हम सपोर्ट करते रहेंगे. मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं. मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एमबीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी. તો મહારાષ્ટ્રના રાજકીય ઘમાસાન પર આપ સુધી સતત અપડેટ્સ પહોંચાડતા રહીશું. હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.